चलिए बताइएगा कि कोशिका बताना है कि एक कोशिका का आयतन बढ़ता है, एक कोशिका का आयतन और आकार बढ़ जाएगा जब इसे रखेंगे कौन सा विलियन? एक कोशिका का आयतन और आकार बढ़ जाएगा, उसे कहाँ रखेंगे? अल्पप्राशरी विलियन, अल्पप्राशरी विलियन, अल्पप्राशरी विलियन, अल्पप्राशरी विलियन में कोशिका को रखने से उसका आकार और उसका आयतन बढ़ जाता है। अल्पप्राशरी विलियन में, अल्पप्राशरी विलियन में कोशिका को रखने से उसका आयतन और उसका आकार क्या होगा? क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक होता है समप्राशरी विलियन। समप्राशरी विलियन में कोशिका को रखिएगा तो उसका आयतन और आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका आयतन और आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक होता है अतिप्राशरी विलियन। अतिप्राशरी विलियन में कोशिका को रखने से उसका कोशिका का आयतन और आकार क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोशिका से संबंधित कोशिका का सिद्धांत देने का काम कौन किया था? स्लाइडेर एंड स्वान। स्लाइडेर एंड स्वान कोशिका सिद्धांत कब दिया था? 1838-39, 1838-39, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, यहां से आगे बताइएगा, बताना है कि लाइकेन, लाइकेन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? लाइकेन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? थियोफ्रेटस के द्वारा। कौन सा शब्द? लाइकेन शब्द। थियोफ्रेटस के द्वारा कौन सा शब्द? लाइकेन शब्द दिया गया था। लाइकेन, लाइकेन जो होता है शैवाल और कवक के बीच का क्या होता है? कड़ी होता है। हाँ, सहजीवी के रूप में, मतलब पूछेगा आपसे कि बताइए कवक और शैवाल, कवक और शैवाल के बीच का जो कड़ी होता है कौन होगा? लाइकेन। कौन हो जाएगा? लाइकेन। उसी को कहते हैं हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। पूछ लेगा आपसे कि बताइए कवक और शैवाल के बीच का जो कड़ी होता है उसे क्या कहते हैं? हेलोटिज्म। क्या बोलेंगे उसको? हेलोटिज्म। क्या बोला जाता है? हेलोटिज्म। क्या बोलते हैं? हेलोटिज्म। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा कि कौन सा कवक से गंजापन रोग उत्पन्न होता है? कौन सा कवक से गंजापन उत्पन्न होता है? कवक का नाम बताइए। गंजापन, गंजापन। टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। क्या नाम था उसका? टीनिया कैपिटिस। हाँ, टीनिया कैपिटिस के कारण गंजापन। और एथलीट फूड जो होता है ना, टीनिया पेडिस के कारण, टीनिया पेडिस के कारण पूछता है, इसीलिए इसको बार बार जिक्र करते हैं, टीनिया पेडिस होगा। चलिए लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, बिल्कुल सही। आगे बताना, इवानोविस्की के द्वारा विषाणु का खोज कब हुआ था? कब हुआ था? 1892, 1992 नहीं, 1892। कब हुआ था? 1892 में। याद रखना, 1892 में किसने? इवानोवास्की के द्वारा। किसके द्वारा? इवानोवास्की के द्वारा। तंबाकू में देखा गया था, तंबाकू में जो मोजैक रोग होता है ना, हाँ, तो तंबाकू में मोजैक रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। और उसी तंबाकू के मोजैक रोग में देखा गया था सबसे पहले क्या चीज? विषाणु रोग। विषाणु रोग। चलिए ठीक है। और पता होगा कि सजीव, ये जो विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों होता है, विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों होता है, इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच का भी किस क्या कहते हैं? कड़ी कहते हैं। सजीव और निर्जीव बीच का कड़ी किसको कहते हैं? विषाणु को। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी वायरस। क्या होगा? वायरस। चलिए ठीक है। गुणसूत्र का नामकरण कब हुआ था? 1888 में। गुणसूत्र का नामकरण 1888 में। सर कल क्या हुआ था? कल वाईफाई बंद हो गया था। ठीक है, वाईफाई बंद हो गया था तो नेट नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था तो क्लास ऑनलाइन नहीं हो पाया था, नेट नहीं चल रहा था, क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, नेट वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वाईफाई से चलता है नेट। ठीक है, तो उसी से प्रॉब्लम हो गया तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मोबाइल का नेट से नहीं चल पाता है, वाईफाई लगाना पड़ेगा, वाईफाई से ही चलता है। ठीक है, इसलिए वाईफाई यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम आ गया था तो नहीं चल रहा था। चलिए आगे बताइएगा, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे? गुणसूत्र। गुणसूत्र का नामकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? 1888। 1888। चलो ठीक है, बिल्कुल 1888। जेनेटिक्स शब्द, जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स बताना है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कौन? डब्ल्यू वाटसन। जेनेटिक्स बोलेगा तो डब्ल्यू वाटसन। ठीक है, हाँ, 1905 में, सर्वप्रथम 1905 में जेनेटिक्स नाम जो दिया था वो कौन दिया था? डब्ल्यू वाटसन। कब दिया था? 1905 में। 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना भी हुआ है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में रेलवे बोर्ड का भी स्थापना हुआ। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा कि जेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन, और जॉनसन के द्वारा 1909 में। 1909 में क्या आया था? मार्लिमेंटो सुधार, मार्लिमेंटो सुधार, मार्लिमेंटो सुधार। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और मार्लिमेंटो सुधार 1909, मार्लिमेंटो सुधार 1909। देखिए हम सूचना दे देंगे, कल नहीं हो पाएगा तो परसों से जरूर हो जाएगा। ठीक है, कल नहीं हो पाएगा तो परसों से पक्का हो जाएगा। बिहार पुलिस का सेट क्या ऑनलाइन। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएगा वह कौन सा शैवाल है जिसका प्रयोग जो है अंतरिक्ष यात्री करता है? क्लोरेला। कौन सा शैवाल है? क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री जो है किसके रूप में करते हैं? तो प्रोटीन युक्त भोजन बनाने में और ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन। ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीजन के रूप में प्रयोग करने के लिए क्लोरेला शैवाल। कौन सा शैवाल? क्लोरेला शैवाल। कौन सा शैवाल? क्लोरेला शैवाल, बिल्कुल सही। कौन सा शैवाल? क्लोरेला। आगे बताना है कि शैवाल, शैवाल को जो है कार्बोहाइड्रेट, जल नहीं, कार्बोहाइड्रेट तो बना लेगा ना। बताना है कि खनिज, जल
वसा, ये सब शैवाल को कौन देता है? कवक देता है, और कवक को देता है, और शैवाल देता है कार्बोहाइड्रेट बनाकर फिर किसको? कवक को। यानी जितना मटेरियल उसको शैवाल को भोजन बनाने में जरूरत है उतना सब मटेरियल कवक देगा, और कवक फिर किसको दे देगा? शैवाल भी देगा कवक को ना, शैवाल बनाएगा तो शैवाल देगा कवक को देगा, शैवाल देगा कवक को। चलिए ठीक है, चलिए आगे बताएगा। बताना यहाँ पे इर्वेनिया, इर्वेनिया नामक लाइकेन से, इर्वेनिया नामक लाइकेन से क्या चीज तैयार होता है? हाँ, इत्र, इत्र तैयार होता है इर्वेनिया नामक लाइकेन से। इर्वेनिया नामक लाइकेन से क्या चीज तैयार होता है? इत्र। पूछ लेगा आपसे, बताइए निम्न में से इत्र बनता है कौन सा लाइकेन से? तो इर्वेनिया। क्या होगा? इर्वेनिया। क्या हो जाएगा? इर्वेनिया लाइकेन। चलिए ठीक है, इर्वेनिया प्रकार का क्या है? लाइकेन है, लाइकेन है। चलिए आगे बताएगा कि लिटमस पेपर, गुड इवनिंग, लिटमस पेपर जो बनता है वो कौन सा लाइकेन से बनता है? हाँ, लिटमस पेपर कल भी बताया था ना, रोसेला, रोसेला लाइकेन से। इसे रोसेला लाइकेन से, रोसेला लाइकेन से क्या बनता है? लिटमस। ठीक है, क्या बनता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो बनता है कौन सा लाइकेन से? रोसेला नामक लाइकेन से, रोसेला नामक। बताए थे कल कि पेड़ पौधे के छाल पर जो उगता है, पेड़ पौधे के छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोलस। पेड़ पौधे के छाल पर जो लाइकेन उगेगा उसे कॉर्टिकोलस कहते हैं, और जो जो भूमि के नीचे उसे सिलेक्टिव कोलस कहते हैं, जो चट्टान पर उगता है सिलेक्टिव कोलस कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बताएगा। बताना है कि यहाँ से बताएगा नीला रंग। ठीक है, नीला रंग कौन सा लाइकेन से बनाया जाता है? नीला रंग कौन सा लाइकेन से तैयार किया जाता है? नीला रंग लेक नोरा, लेक नोरा, लेक नोरा एक प्रकार का क्या है? लाइकेन है। उसी लेक नोरा लाइकेन से क्या चीज तैयार होता है? नीला रंग। क्या चीज होता है? नीला रंग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर पादप जगत पढ़ रहे थे जिसमें हम पढ़े थे वो पुष्पोद्भिद, मतलब जिसमें पुष्प नहीं होता, वो पुष्पोद्भिद के बारे में देखे थे। उसके बाद आज जो देखेंगे पुष्पोद्भिद के बारे में, नग्नबीजी। पुष्पोद्भिद को दो भाग में बांटा गया है। पुष्पोद्भिद को कितना? दो। हाँ, आवृत बीजी और अनावृत बीजी, मतलब आवृत बीजी और नग्न बीजी बोल सकते। आवृत बीजी और नग्न बीजी, आवृत बीजी और नग्न बीजी। पहला तो यही पूछ लेगा आपसे, बताइए पुष्पोद्भिद को कितने वर्ग में बांटा गया है? दो भाग में, नग्न बीजी और आवृत बीजी, नग्न बीजी और आवृत बीजी। उसके बाद फिर आवृत बीजी को दो भाग में बांटते हैं। आवृत बीजी को कितना भाग में? दो भाग में। आवृत बीजी को कितना भाग में बांटा गया? दो भाग। कौन कौन? एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, और एक बीजपत्री दो बीजपत्री से प्रश्न आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है, तो इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बता रहे थे कि पुष्पोद्भिद को दो भाग में बांटते हैं। पुष्पोद्भिद को कितना भाग में? आवृत बीजी और अनावृत बीजी। उसके बाद बताए थे आवृत बीजी अनावृत में नग्न बीजी होगा। ठीक है, क्या होता है? नग्न बीजी होता है, नग्न बीजी। चलिए उसके बाद आवृत बीजी जो होता है, आवृत बीजी को फिर कितना भाग में? दो भाग में, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कल बताए थे कि थाइलोफाइटा समूह में जितना आएगा सभी में सबका जितना पौधे आएंगे उसका शरीर क्या रहेगा? सुपारी रहेगा, मतलब उसका ना तना होगा, ना जड़ होगा, ना पत्ती होगा। ठीक है, चलिए पर्णरहित पाया जाएगा। शैवाल में पर्णरहित पाया जाता है, शैवाल में पर्णरहित पाया जाता है। कवक में पर्णरहित नहीं पाया जाता है, कवक में पर्णरहित नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आइए यहाँ पर HW जहां से दिए थे जीवाणु से। चलिए बताना कि जीवाणु का खोज कब हुआ था? आवाज सही नहीं आ रहा, आवाज नहीं सही आ रहा, चेक करो तो। 1683 में। ठीक है, 1683 जीवाणु का खोज कब हुआ था? 1683 में हुआ था। किसने किया था? लिवेनॉव। 1683 में किसने किया था? लिवेनॉव के द्वारा। बिल्कुल सही है। चलिए, और लिवेनॉव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीवाणु का पिता भी बोल सकते हैं, जीवाणु का पिता। आवाज सही है? और सभी लोग कमेंट करिए, आवाज सही है? नहीं सभी आवाज बढ़ाना तो सही नहीं है, सही तो है। प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में क्या सभी को? चलिए आगे देखिएगा, पिता, बिल्कुल सही। चलिए उसके बाद जीवाणु का जो नामकरण किसके द्वारा हुआ था? एहरेनबर्ग के द्वारा जीवाणु का नामकरण कब हुआ था? 1829 में। 1829 1829 में किसका नामकरण हुआ था? जीवाणु का। किसने किया था? एहरेनबर्ग। जीवाणु का नामकरण कब हुआ था? 1829 में। किसने किया था? एहरेनबर्ग। किसने किया था? एहरेनबर्ग। किसने किया था? एहरेनबर्ग। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा। हाँ, नाम है एहरेनबर्ग, वैज्ञानिक का नाम है जो 1829 में उसका नामकरण किया था। 1829 में क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है, चलिए आगे बताएगा। बताना कि रॉबर्ट कोच ने कौन कौन सी जीवाणु का खोज किया था? रॉबर्ट कोच जो है कौन कौन जीवाणुओं की खोज किया था? तो कोलरा और तपेदिक जीवाणुओं का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। कोलरा और तपेदिक। तो कोलरा और तपेदिक में जो जीवाणु होता है, मोबाइल दो देखो चला के, ठीक है, नहीं चल रहा है मोबाइल यहाँ पे दो, आज भी सही नहीं हुआ क्या?
स्टेट बैंक। मेरे हाथ में नहीं, यहाँ पे सही कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर सिंह हो रहा है इसे। चलिए, तो कोलरा और तपेदी के जीवाणुओं का खोज करने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट कोच को। किसको जाता है? रॉबर्ट कोच। चलिए, कोलरा पूछेगा आपसे कि रॉबर्ट कोच ने किसकी जीवाणुओं का खोज किया था? तो तपेदिक और कोलरा। तो कोलरा और तपेदिक रोग जो होता है किसके कारण होगा? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। बिल्कुल सही। आगे बताएगा कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? रेबीज के लुई पास्चर ने किया था जी। लुई पास्चर किया था, ठीक है। रेबीज का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किसने किया था? लुई पास्चर। और लुई पास्चर के द्वारा पाश्चुराइजेशन की क्रिया का खोज हुआ है। पाश्चुराइजेशन की क्रिया का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। पाश्चुराइजेशन की क्रिया का खोज किसने किया था? हाँ, याद रखना है, दूध के पाश्चुरीकरण की क्रिया का खोज किसने किया था? लुई पास्चर। किसने किया था? लुई पास्चर। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा हुआ था। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि जीवाणु का आकार किस किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। जीवाणु का आकार किस प्रकार का होता है, यहाँ से पूछ लेगा जीवाणु का आकार, ठीक है। जीवाणु का आकार जो है छड़ के आकार का भी होता है, ठीक है। जीवाणु का आकार जो होता है वो छड़, जीवाणु का आकार वो कैसा होगा? छड़नुमा। कैसा होगा? छड़नुमा। याद रखना, छड़नुमा हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? बेलनाकार हो सकता है। जीवाणु का आकार छड़नुमा हो सकता है और बेलनाकार हो सकता है। और WBC के बताए थे कि WBC जो होता है ना, उसका कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। WBC की कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। WBC के आकार और WBC और अमीबा दोनों कोशिका का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। क्या होगा? निश्चित नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। और किसी भी कोशिका को आकार निश्चित कराने में जो मदद करता है कोशिका झिल्ली करता है। कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसी भी कोशिका का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय जीव में फ्लैजेला, सिलिया, उत्पाद ये सब का निर्माण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कौन करेगा? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका झिल्ली कौन करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका को बाहरी आघात से भी बचाने का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली अर्धपराग में होता है। कैसा होता है? कैसा होता है? अर्धपराग में। कैसा होता है? अर्धपराग में होता है। और कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ, कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जाता है उसको क्या करता है? रोकता है। और मतलब ऐसा पदार्थ जो कोशिका को जरूरत होता है उसको जाने देता है, और अपशिष्ट पदार्थ जो अंदर रहता है उसको क्या करता है? निकाल भी देता है। क्या करता है? निकाल देता है। और बताए थे कि परासरण की क्रिया तभी संभव होगा जब कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। जब तक कोशिका झिल्ली नहीं रहेगा परासरण की क्रिया नहीं होगा। परासरण की क्रिया नहीं होगा। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर याद रखना कि जीवाणु का आकार जो हो सकता है वो कैसा? छड़नुमा हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कोमा का आकार का भी हो सकता है। कोमा का आकार, ठीक है, कैसा हो सकता है? कोमा के आकार का हो सकता है। सर्पिलाकार हो सकता है, जैसा स्प्रिंग जो रहता है ना, स्प्रिंग के जैसा सर्पिलाकार भी आकार रह सकता है। किसका? जीवाणु का। किसका? जीवाणु का। किसका? जीवाणु का। बिल्कुल सही। चलिए, आगे देखते हैं। बताएगा कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को कितना डिग्री पर गर्म करते हैं? 62.8 डिग्री पर। कितना मिनट तक गर्म करते हैं? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक, आधा घंटा, 30 मिनट तक। कितना मिनट तक गर्म करते हैं? हाँ, याद रखना, ये सब पाश्चुराइजेशन की क्या है? विधियां है, ठीक है। क्या है? पाश्चुराइजेशन की विधियां। हेलो सर, बोलिए। ये सब पाश्चुराइजेशन की क्या है? विधियां है। हाँ, तो याद रखना, इसमें पूछेगा आपसे, बताइए लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को कितना देरी तक गर्म कर सकते हैं? हाँ, मतलब आधा घंटा गर्म करिएगा, आधा यानी 30 मिनट तक गर्म करते हैं। और कितना डिग्री तक करते हैं? 62.8 डिग्री तक। 62.8 डिग्री। 62.8 डिग्री। चलिए, ठीक है, बिल्कुल सही। और विब्रियो आकार का भी आपको क्या हो सकता है? जीवाणु हो सकता है। हाँ, आकार गोलाकार हो सकता है। और क्या बताएं? छड़नुमाकार होता है। छड़नुमाकार हो सकता है, सर्पिलाकार हो सकता है, कोमा के आकार का हो सकता है जीवाणु, ठीक है। ये सब क्या है? जीवाणु का आकार है। जीवाणु का क्या है? आकार है। चलिए, ठीक है। हाँ, 62.8 डिग्री तक क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे। हाँ, और कितना मिनट करेंगे? 30 मिनट। कितना मिनट? 30 मिनट। कौन सा विधि में? तो लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। पूछेगा आपसे पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध को 82.5 डिग्री तक उबालते हैं 30 मिनट तक। कौन सा विधि? 62.8 डिग्री। 62.8 डिग्री तक उबालते हैं। 62.8 डिग्री तक उबालते हैं 30 मिनट तक। ये कौन सा विधि में? लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। चलिए, बिल्कुल। आगे बताएगा कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड में दूध को कितना सेकेंड तक गर्म करते हैं? 15 सेकेंड तक। कितना सेकेंड तक? 15 सेकेंड तक। कितना डिग्री सेल्सियस तक? 71.7 डिग्री सेल्सियस तक। कितना डिग्री सेल्सियस तक? 71.7 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और कितना मिनट करते हैं? 15 सेकेंड करते हैं। कितना करेंगे? 15 सेकेंड करेंगे। ठीक, याद रखना है, पाश्चुराइजेशन की क्या है? एक विधि है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड।
15 सेकंड तक, कितना सेकंड तक, 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है और 71.7 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस, 71.7 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा, बताना कि एनाबिना और नॉस्टॉक नामक, एनाबिना और नॉस्टॉक नामक जो है साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में क्या काम करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। हाँ, पूछेगा आपसे, बताइए कि वह कौन सा साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक। चलो ठीक है, और बताए थे एनाबिना हो जाएगा खाद के रूप में, बताए भी थे कि एनाबिना, एनाबिना का प्रयोग शैवाल में खाद के रूप में करते हैं। एनाबिना का प्रयोग कहाँ करते हैं? खाद के रूप में करते हैं। लेमिनेरिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? आयोडीन बना रहे हैं। कोलेरेला का प्रयोग कहाँ करते हैं? आंतरिक यात्री प्रयोग करता है, आंतरिक यात्री प्रयोग करता है। कौन करता है? आंतरिक यात्री प्रयोग। तो खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है किसका? एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक। चलिए ठीक है, एनाबिना और, चलिए ना नॉस्टॉक नहीं नॉस्टॉक, या ना नॉस्टॉक चल रहा है ना, नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक। नहीं समझ में आता तो पूछ लिया करो, नॉस्टॉक क्या होगा? नॉस्टॉक, एनाबिना नॉस्टॉक, एनाबिना नॉस्टॉक। हाँ, ये सब इसका प्रयोग खाद के रूप में करते हैं और ये वायुमंडल में क्या, हाँ जी, खाद के रूप में एनाबिना एनाबिना नॉस्टॉक केल्प, इसका प्रयोग खाद के रूप में करते हैं। शैवाल है, ठीक है, हाँ शैवाल भी है, इसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग खाद के रूप में भी किया जाता है, अभी बताएं। और नाइट्रो, और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। याद रखना है कौन कौन? एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक, एनाबिना और नॉस्टॉक। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बताएगा, आगे बताएगा यहाँ से कि जीवाणु की, अच्छा ये बताना, हाँ, बताना कि मटर के पौधे की जड़ में रहता है, मटर के पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु रहता है? राइजोबियम के छोड़कर, तो रोगम पूछा गया था, राइजोबियम को छोड़कर, राइजोबियम को छोड़कर कौन होगा? उसका नाम है ब्रैडी राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम, ये पूछा गया था, ब्रैडी राइजोबियम। इस बार नहीं, उससे पहले ब्रैडी राइजोबियम। कौन सा? ब्रैडी राइजोबियम का प्रयोग होता है, याद रखना है। हाँ, कहाँ करते हैं? तो मटर के पौधा में, मटर के, ये सब मटर के पौधा में रहता है। कहाँ रहता है? दलहनी पौधा में रहता है। कहाँ रहता है? दलहनी पौधा में रहता है। उसका क्या नाम है? ब्रैडी राइजोबियम, ब्रैडी राइजोबियम तो होगा ही, लेकिन एक अलग से क्या चीज, ब्रैडी राइजोबियम जीवाणु, ब्रैडी राइजोबियम जीवाणु कहाँ रहता है? दलहनी पौधे के जड़ में, दलहनी पौधे के जड़ में, यानी लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी। बिहार पुलिस में, बिहार बिहार पुलिस में एग्जाम तक पूरा खत्म कर दीजिए, पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म कर देंगे, इकोनॉमिक्स से सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, सब खत्म कर देंगे। चलिए, तो राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, तो ब्राइडी राइजोबियम और राइजोबियम दोनों कहाँ रहता है? लिग्योमेनेसी पौधा में, लिग्योमेनेसी पौधा। ठीक है, जैसे मटर का पौधा हो गया, हाँ, दलहनी पौधा में रहता है, लिग्योमेनेसी कहलाता है। तो मटर के पौधा में रहता है दो गो जीवाणु, क्या नाम था? हाँ, एगो राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, राइजोबियम और ब्राइडी राइजोबियम, बिल्कुल सही, ब्राइडी राइजोबियम और राइजोबियम। तो दोनों नाम याद रखना है, राइजोबियम तो पता है, लेकिन एक और याद रखना, क्या चीज? ब्राइडी राइजोबियम याद रखना है, ब्राइडी राइजोबियम। और ये वायुमंडल में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताएगा, बताएगा कि वह जीवाणु कौन सी है जो कुछ जातीय के रूप में स्वतंत्र रूप से जो है मिट्टी में निवास करता है। कुछ ऐसे जीवाणु जो जाति के रूप में है, कुछ ऐसे जीवाणु है जो जीवाणु के जाति के रूप में है, जो मिट्टी में निवास करता है, जो मिट्टी में निवास करता है। बताइएगा कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी में निवास करती है? हाँ, मिट्टी के कण के पास पाया जाता है, और मिट्टी में जो है नाइट्रोजन का जो है, इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ करता है? मिट्टी में करता है। तो कुछ ऐसे जीवाणु का नाम बताइएगा। एजोबैक्टर का नाम सुने? एजोबैक्टर कौन सा होगा? एजोबैक्टर, एजोबैक्टर नामक जीवाणु कहाँ रहता है? मिट्टी में, कहाँ रहता है? मिट्टी में। और मिट्टी में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ करता है? मिट्टी में। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहाँ करता है? मिट्टी में। कौन सा जीवाणु? एजोबैक्टर। कौन सा जीवाणु? एजोबैक्टर। कौन सा जीवाणु? एजोबैक्टर। चलिए ठीक है, बिल्कुल। और एक नाम याद रखना है, कलोस्ट्रिडियम, 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 ये क्या है? जीवाणु है। कलोस्ट्रिडियम क्या है? जीवाणु है। कलोस्ट्रिडियम क्या है? जीवाणु है। लेकिन सबसे ज्यादा अभी अगर पूछेगा तो ऑप्शन में देगा एजोबैक्टर। ठीक है, ऑप्शन में देगा एजोबैक्टर, ऑप्शन में क्या देगा? एजोबैक्टर। आज तक एजोबैक्टर ही दिया है, हाँ, याद रखना है। और एक अभी बताएं कलोस्ट्रिडियम, याद रखना है कलोस्ट्रिडियम। तो कलोस्ट्रिडियम नामक जीवाणु मिट्टी में रहकर क्या करता है? मिट्टी का स्थिरीकरण करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। और एजोबैक्टर कौन याद रखना है? एजोबैक्टर। ठीक है, एजोबैक्टर और कलोस्ट्रिडियम, कलोस्ट्रिडियम, एजोबैक्टर और कलोस्ट्रिडियम। चलिए बिल्कुल। और ब्राइडी राइजोबियम, ब्राइडी राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधा में रहता है, जैसे मटर का पौधा। ठीक है, मटर का पौधा, ब्राइडी राइजोबियम, ब्राइडी राइजोबियम। और इसके सबका काम क्या है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। चलिए ठीक है, बिल्कुल, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में प्रयोग हो जाता है।
चलिए इसमें और क्या पूछने का लायक है। आगे बताएगा कि शीत शीत संग्रहार शीत संग्रहार शीत संग्रहार में न्यूनतम ताप पर सामग्री संचय रहती है। जैसे फ्रिज की बात कर रहा है, ठीक है, -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक, -10 डिग्री से -18 डिग्री तक रहता है, ठीक है, याद रखना, -10 डिग्री से -18, -10 डिग्री से परम शून्य ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, जीरो केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस, -273.15 रहता है, -273.15 जो संसार का सबसे न्यूनतम तापमान होगा, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम ब्रायोफाइटा बचा हुआ है ना, ब्रायोफाइटा बचा हुआ है, टेरिडोफाइटा भी बचा हुआ है, अभी एक ही हुआ था ना। ब्रायोफाइटा याद रखना है, ब्रायोफाइटा। देखिए आपको पता होगा, पूछेगा आपसे कि बताइए, आपको ब्रायोफाइटा भी एक स्थलीय पौधा का ही क्या है, समूह है। ब्रायोफाइटा भी क्या है, एक स्थलीय पौधा का क्या है, समूह है। लगभग इसका पूछेगा कितना प्रजातियां, इसका कितना जातियां सम्मिलित है, 25,000। इसका ब्रायोफाइटा का जो जातियां है वो कितना है, 25,000। कितना है, 25,000। इसका ब्रायोफाइटा का, किसका, ब्रायोफाइटा का। चलिए ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। बताना है कि ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम रहता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम रहता है, नहीं रहता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता है। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं रहता है, यानी संवहनीय उत्तक नहीं रहता है। सीधा बोले संवहनीय उत्तक नहीं रहता है। क्या नहीं रहेगा, संवहनीय उत्तक नहीं रहेगा। किसमें, ब्रायोफाइटा में। किसमें, ब्रायोफाइटा। और पूछेगा आपसे कि बताइए पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबिया वर्ग। कौन सा वर्ग, एम्फीबिया वर्ग। और उभयचर जो जल और स्थल दोनों पर, जल और स्थल पर दोनों पर आता है उसे क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जल और स्थल दोनों पर आता है क्या कहते हैं, जल और स्थल पर दोनों पर आता है क्या कहते हैं, उभयचर। उभयचर जो होता है ना, उभयचर जो रहता है उसका उसका जो क्या बोलता है, टेम्परेचर नहीं, कोष्टक 3 होता है। कितना होता है, उभयचर वर्ग में कोष्टकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। पक्षी वर्ग में 4 होता है। पक्षी वर्ग में कितना होता है, 4। मनुष्य में कितना होता है, 4। लेकिन वो घड़ियाल को छोड़ दीजिएगा, 4 होता है, ठीक है। घड़ियाल में कितना होता है, 4 होता है। लेकिन घड़ियाल मगरमच्छ, ठीक है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। हाँ, तो सरीसृप और उभयचर में कितना हो जाएगा, 3। सरीसृप और उभयचर दोनों में 3-3 होता है, 3-3 होता है। हाँ, उभयचर में 3, 4 होता है सरीसृप। उभयचर में 3 होता है ना, उभयचर में 3 होता है, लेकिन सरीसृप में 4 होता है। उभयचर, उभयचर, सरीसृप में घड़ियाल और मगरमच्छ सिर्फ अपवाद है, ठीक है। घड़ियाल और मगरमच्छ। आप बताएगा कि सरीसृप वर्ग में कितना आता है, सरीसृप वर्ग में कितना आएगा, देख लीजिए, सरीसृप वर्ग में 3 आता होगा ना। चलिए तो पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर कितना होगा, सॉरी, पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। चलिए बिल्कुल सही, ब्रायोफाइटा होगा। चलिए आगे बताएगा, वह कौन सा, बताना वह कौन सा माउस है, वह कौन सा माउस है जो अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने का क्षमता रखता है। अपना भार से, अपना स्वयं का भार से कितना गुना, तो 18 गुना, 18 गुना। क्या नाम है, अस्फेगनम। तो 3 कोष्टक होता है, सरीसृप वर्ग में, उभयचर वर्ग में, दोनों में कितना कोष्टक, सरीसृप और उभयचर वर्ग में कोष्टकों की संख्या कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, 3 होता है। लेकिन अपवाद में 2 को छोड़कर, घड़ियाल और मगरमच्छ को छोड़कर। घड़ियाल में 4, मगरमच्छ में 4। पक्षी वर्ग में कितना, 4, जंतु में 4, लेकिन 3 सिर्फ किसमें, 2 में, सरीसृप और उभयचर में। सरीसृप और उभयचर में कोष्टकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। चलिए तो अभी बताए थे वह कौन सा माउस है जो अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने का क्षमता रखता है, अस्फेगनम। अस्फेगनम कितना, जितना उसका भार है, अस्फेगनम का जितना भार होता है उससे 18 गुना अधिक पानी को क्या करता है, सोख लेता है। जितना भार होता है उससे अधिक पानी सोखता है, 18 गुना, अपना भार के 18 गुना, अपना भार का 18 गुना पानी सोखने का काम कौन करता है, अस्फेगनम। कौन करता है, अस्फेगनम। चलिए बिल्कुल सही, अस्फेगनम। नहीं, अरे पूरा देख लीजिए मोबाइल पे, इसका कलर क्या है, कैसा है, नहीं। देखिए पूछ रहा आपसे कि बताइए, अस्फेगनम माउस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अस्फेगनम माउस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अभी बताएं कि अस्फेगनम 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 अपना भार का लगभग 18 गुना पानी को क्या करता है, सोखता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ईंधन के रूप में भी करते हैं। कहाँ करेंगे, ईंधन के रूप में। अस्फेगनम माउस का प्रयोग कहाँ करेंगे, ईंधन के रूप में, ठीक है।
मेढक किसमें आता है? एम्फीबिया में आता है, उभयचर में आता है। कितना होगा? 3 होगा। मेढक उभयचर होता है, एम्फीबिया में आता है। कितना होगा? 3 होगा। कितना हो जाएगा? 3 होगा। राणा की ग्रीन कितना हो जाएगा? 3 होगा। चलिए ठीक है। तो स्फेगनम नामक मॉस का प्रयोग कहाँ करते हैं? ईंधन के रूप में। कहाँ करेंगे? ईंधन के रूप में। कहाँ करेंगे? और एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं भी। एंटीसेप्टिक के रूप में भी कौन सा मॉस का प्रयोग होता है? स्फेगनम। घड़ियाल में 4 होता है, इनका कॉमेंट लेट हुआ आता है ना। चलिए, तो स्फेगनम मॉस का प्रयोग भी कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक में। कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक। कहाँ करते हैं? एंटीसेप्टिक में प्रयोग करते हैं। तो ब्रायोफाइटा को याद रखना, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ब्रायोफाइटा में ना जाइलम होगा ना फ्लोएम होगा, यानी संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाएगा। संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और पूछेगा आपसे कि देखिए ब्रायोफाइटा जो है ना, मृदा अपरदन को क्या करता है? रोकने में सहायता करता है। मृदा को अपरदन होने में रोकता है कौन? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मृदा को अपरदन होने से क्या होता है? रोकता है। मृदा को अपरदन होने से क्या होता है? रोकने का काम करता है कौन? ब्रायोफाइटा। कौन करता है? ब्रायोफाइटा। और लगभग इसका 25,000 जातियां हैं। कितना जाति होगा? कितना जाति? 25,000। किसका? ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा का लगभग जाति कितना होगा? 25,000। कितना होगा? 25,000। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही, 25,000। और 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका होता है? प्लाज्मा अवस्था, जो कि कैसी अवस्था है? आयनिक अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था कैसी अवस्था है? आयनिक अवस्था है। ठीक है, चलिए तो बताए थे स्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में करेंगे और एंटीसेप्टिक के रूप में करेंगे। चलिए आगे बताएगा। उसके बाद आगे ट्राइडोफाइटा ना, ट्राइडोफाइटा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, बताना कि ट्राइडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधा आएगा उसका शरीर, उसका उस पौधा का जो है तना, जड़, टेरिडोफाइटा बोलते हैं ना, टेरिडोफाइटा हम चल रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधा आएगा ना, उसका तना, जड़, पत्ती सब क्या रहेगा? क्या रहेगा? विकसित रहेगा। क्या रहेगा? विकसित, यानी सुखाए नहीं रहेगा। सुखाए नहीं रहेगा। इससे पहले हम देखे थे थाइलोफाइटा में जितना आता था पौधा, उसका शरीर सुखाए होता था। उसका शरीर सुखाए होता था। उसका शरीर क्या होता था? सुखाए होता था। लेकिन यहाँ पर टेरिडोफाइटा में पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटा में याद रखना कि पौधे के जो शरीर होता है ना, उसका तना, जड़, शाखा ये सब क्या रहता है? विभक्त रहता है। क्या रहता है? विभक्त रहता है। कौन सा जगत में? तो टेरिडोफाइटा। कौन सा? टेरिडोफाइटा। याद रखना है। तो पादप का जो समूह टेरिडोफाइटा, तो पादप का जो समूह टेरिडोफाइटा है, उसमें जो पौधा आएगा उसका शरीर में पत्ती भी रहेगा, तना भी रहेगा, शाखा भी रहेगा, जड़ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, सब कुछ रहेगा। और इसमें क्या पाया जाएगा? संवहनीय ऊतक भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? संवहनीय ऊतक। संवहनीय ऊतक में आएगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बताएगा। अच्छा, ट्राइडोफाइटा में जो पौधा आता है उसका तना किस रूप में रहता है? ट्राइडोफाइटा में टेरिडोफाइटा में जो पौधा आता है उसका तना किस रूप में रहता है? टेरिडोफाइटा जगत में जो पौधा आता है उसका तना किस रूप में रहता है? तो इसका तना रहता है राइजोम के रूप में। किस रूप में? राइजोम के रूप में। किस रूप में रहेगा? राइजोम के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? राइजोम के रूप में। तो प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि बताइए वह पौधा जिसका तना राइजोम के रूप में रहता है उसे रखते हैं टेरिडोफाइटा में। किसमें रखेंगे? टेरिडोफाइटा में। किसमें रखेंगे? टेरिडोफाइटा। किसमें रखेंगे? टेरिडोफाइटा में रखेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो टेरिडोफाइटा होता है ना, ये बीजाणुजनक होता है। कैसा होगा? बीजाणुजनक होता है। कैसा होता है? बीजाणुजनक होता है। याद रखना, जनन क्रिया बीजाणु के द्वारा ही होता है। जनन क्रिया किसके द्वारा होता है? बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। पूछेगा आपसे बताए टेरिडोफाइटा में जो है जनन की क्रिया किसके द्वारा होगा? बीजाणु के द्वारा। टेरिडोफाइटा जो पौधा है, टेरिडोफाइटा में जो पौधा आता है उसमें जनन की क्रिया किसके द्वारा होगा? बीजाणु के द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणु। किसके द्वारा? बीजाणु के द्वारा। टेरिडोफाइटा में जो है जनन की क्रिया कहाँ होगा? बीजाणु। कहाँ होगा? बीजाणु में। हो जाएगा बीजाणु, उसी के अंदर। चलिए उसके बाद अगला, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, टेरिडोफाइटा बताए। यहाँ पर पादप जगत में पढ़े थे, इसको 2 भाग में बांटे थे, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद में क्या पढ़े थे? पुष्पोद्भिद में क्या पढ़ा? पुष्पोद्भिद को 2 भाग में बांटा गया था। पुष्पोद्भिद को कितना भाग में? 2 भाग में, नग्नबीजीय और आवृतबीजीय। जिसमें आवृतबीजी को कितना भाग में? 2 भाग, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। उससे पहले पढ़े थे वो पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं हो, वो पुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प पत्ता ही नहीं होगा, ना तना होगा ना जड़ होगा, तो उसमें पुष्प निकलेगा नहीं? निकलेगा। तो वो पुष्पोद्भिद में थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पहले आ जाएगा। किसमें? वो पुष्पोद्भिद में। किसमें? वो पुष्पोद्भिद। उसके बाद हम थाइलोफाइटा को 3 जगत में बांट के पढ़े थे, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल, कवक और जीवाणु। 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 तो इसको कहाँ रखे थे? थाइलोफाइटा। कहाँ रखे थे? थाइलोफाइटा। तो ये सारा क्लियर हो गया। यानी वो पुष्पोद्भिद में जितना आता है वो क्या हो गया? सारा क्लियर। देखिए आप देखेंगे हम पुष्पोद्भिद, टाइम हो गया ना, थोड़ा सा देख लीजिए पुष्पोद्भिद।
देखिए पूछेगा आपसे कि बताइए, पूछेगा आपसे बताइए कि पूछेगा यहाँ से कि बताइए पुष्पोद्भिद में जो पौधा आता है उसका शरीर विकसित होता है कि अर्ध विकसित होता है? पुष्पोद्भिद में जो पौधा आता है उसका शरीर पूर्ण विकसित होता है। क्या होगा? पूर्ण विकसित। क्या होगा? पूर्ण विकसित होता है। याद रखना। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बताए थे कि जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है क्या होता है? अर्ध विकसित होता है। क्या होता है? अर्ध विकसित होता है। देखिए केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, लेकिन उसके आप उसको चारों ओर जो घेरता है ना केंद्रिक झिल्ली, हाँ केंद्रिका झिल्ली, वो उसका अभाव रहता है, इसलिए उसको पूर्ण विकसित नहीं रखते, उसको पूर्ण विकसित में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखना कि पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधा बोल सकते हैं, पुष्पोद्भिद या फूल वाले पौधा। तो पुष्पोद्भिद या फिर फूल वाले जो पौधा होते हैं उस वो जो है पूर्ण विकसित पौधा होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित। क्या होते हैं? पूर्ण विकसित पौधा होते हैं। याद रखना है। और पूर्ण विकसित रहने का कारण है कि इसमें फूल भी होगा, बीज भी होगा। क्या होगा? फूल भी होगा, फल भी होगा, क्या होगा? बीज भी होगा, सब कुछ होगा। किसमें? पुष्पोद्भिद में। किसमें? पुष्पोद्भिद। किसमें? पुष्पोद्भिद। लेकिन पुष्पोद्भिद को भी दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। पूछेगा आपसे कि बताए पुष्पोद्भिद को कितने भाग में बांटा गया है? पुष्पोद्भिद को कितना भाग में? दो भाग। यानी पुष्प वाले पौधा को कितने भाग में? दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक नग्न बीजी और सॉरी एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ठीक है, याद रखना। पुष्पोद्भिद को कितना भाग में बांटा गया है? एक बीजपत्री और अच्छा पुष्पोद्भिद सही से बोले, अनावृत बीज होगा जी। अनावृत में आएगा ना, अनावृत में आएगा ना, हम बोल रहे थे लेकिन ध्यान देते हैं। ठीक है, हम ध्यान यहाँ देते थे कमेंट पे। जब नग्न बीजी और आवृत बीजी होगा। पुष्पोद्भिद को दो भाग में बांटा गया, नग्न बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, आवृत बीजी को दो भाग में बांटा गया, आवृत बीजी को दो भाग में बांटा गया, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले पुष्पोद्भिद देखिए, पुष्पोद्भिद जिसमें फूल होगा उसको पुष्पोद्भिद में रखेंगे। और पुष्पोद्भिद में जो पौधा आएगा पूर्ण रूप से क्या रहेगा? विकसित रहेगा। पुष्पोद्भिद में जो पौधा आएगा पूर्ण रूप से क्या रहेगा? पूर्ण रूप से क्या रहेगा? विकसित रहेगा। तो विकसित रहेगा तो इसमें फूल रहेगा, बीज रहेगा, फल रहेगा, सब किसमें आ जाएगा? पुष्पोद्भिद में। पुष्पोद्भिद में, और पुष्पोद्भिद में नहीं आएगा। पूछ लेगा कि बताइए फूल वाले पौधा किसमें आते हैं? तो पुष्पोद्भिद में आते हैं, ना कि और पुष्पोद्भिद में। किसमें आएंगे? पुष्पोद्भिद में, यानी फूल वाले पौधा में आएंगे, नग्न फूल वाले पौधा में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पुष्पोद्भिद को दो भाग में बांट के यहाँ पर पढ़ेंगे, नग्न बीजी और आवृत बीजी, नग्न बीजी और आवृत बीजी। चलिए तो सबसे पहले नग्न बीजी में पढ़ेंगे। देखिए इसमें वृक्ष जानते किस रूप में रहता है? झाड़ी और आरोही रूप में रहता है। ठीक है, झाड़ी रहता है, झाड़ी के रूप में रहता है। हाँ, झाड़ी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? झाड़ी के रूप में एक पर एक रहता है, झाड़ी के रूप में रहता है। ठीक है, रेशेदार के रूप में रहता है, झाड़ी के रूप में रहता है, एक पर एक आरोही क्रम में रहता है। ठीक है, इसमें नग्न बीजी में, नग्न बीजी में, इसमें नग्न बीजी याद रखना। और ये लंबे होते हैं, ये लंबे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, लंबे होते हैं और बहुवर्षीय होते हैं। लंबे के साथ साथ क्या होता है? बहुवर्षीय होता है और काष्ठीय होता है। ठीक है, क्या होता है? काष्ठीय होता है, बहुवर्षीय होता है, लंबा होता है। काष्ठीय होता है, बहुवर्षीय होता है और लंबा होता है। नग्न बीजी पौधा, कौन सा पौधा? नग्न बीजी पौधा। ठीक है, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय मतलब इसका एज लिमिट नहीं है, कितना तक चलेगा। ठीक है, इसका एज लिमिट नहीं है, कितना तक चलेगा, इसे उसी को रखते हैं बहुवर्षीय। क्या रखेंगे? बहुवर्षीय। तो याद रखना, पूछेगा आपसे बताया ऐसा पौधा जो काष्ठीय, लंबा एवं बहुवर्षीय होता है, आपको रखा जाता है नग्न बीजी में। किसमें? नग्न बीजी पौधा। कैसा पौधा? नग्न बीजी पौधा। कैसा पौधा? नग्न बीजी पौधा। याद रखना, इसका जड़ भी क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। पूछेगा आपसे कि बताइए नग्न बीजी पौधा का जड़ विकसित होगा कि अविकसित? विकसित। पूर्ण रूप से क्या होगा? विकसित होगा। किसका? नग्न बीजी पौधा, नग्न बीजी पौधा। नग्न बीजी पौधा का जो जड़ होता है पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है। नग्न बीजी पौधा का जड़ पूर्ण रूप से विकसित। नग्न बीजी पौधा का जड़ रूप से पूर्ण रूप से क्या रहता है? विकसित। नग्न बीजी पौधा का जड़ क्या रहेगा? विकसित रहेगा। क्या रहेगा? विकसित। आदर में परागण की क्रिया होता है वायु के द्वारा। नग्न बीजी पौधा में परागण की क्रिया किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। परागण की क्रिया किसमें? नग्न बीजी में। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा। याद रखना, ये कैसा होता है? तो मरुद्भिद होता है। कैसा होता है? मरुद्भिद। मरुद्भिद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म स्थान पर उगता है। मरुद्भिद इसको इसलिए कहते हैं, कहाँ उगता है? सूक्ष्म स्थान। मरुद्भिद इसको इसलिए बोलते हैं, कहाँ उगता है? सूक्ष्म स्थान पर। कहाँ उगेगा? सूक्ष्म स्थान। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे कि नग्न बीजी पौधा उगेगा कहाँ? सूक्ष्म स्थान। नहीं समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो याद रखना है कि नग्न बीजी जो होता है वो कैसा होता है? मरोद्भिद होता है। क्या होगा? मरोद्भिद। क्या होगा? मरोद्भिद। मरोद्भिद कहने का मतलब कि कहाँ उगेगा? सूक्ष्म स्थान। कहाँ उगेगा? और बताए थे कि जो सूक्ष्म स्थान पर उगता है, जैसे मरुस्थलीय एरिया में पौधा जो उगेगा वो कांटेलेदार पौधा रहेगा। कांटेलेदार पौधा, कांटेलेदार पौधा हमेशा, जैसे देखिएगा आपको बबूल का पौधा और जैसे में खजूर का पौधा, ये सब पौधा जो कांटेलेदार पौधा होता है वो कहाँ उगता है? रेगिस्तान में। उसको कम पानी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कम पानी का जरूरत होता है, इसलिए कहाँ उगेगा? रेगिस्तान में। तो कटेलेदार पौधा पूछता है कहाँ उगता है? रेगिस्तान में उगता है। कहाँ उगता है? रेगिस्तान में उगता है। चलिए, तो जहाँ कम पानी होता है, ठीक है, कम होता है जहाँ। ताड़ पूछ रहा है, ताड़, खरीदा वाला, कोवा वाला।
चलिए, तो नग्न बीजी के बारे में इतना सारा पॉइंट याद रखना कि वो कैसा होता है, मरोद्भिद होता है और परागण की क्रिया कहाँ से करता है, वायु से। कहाँ करेगा, वायु से। चलिए, और इसमें जड़ यानी मुसला यानी जड़ पूर्ण रूप से क्या रहता है, विकसित रहता है। पूर्ण रूप से क्या रहता है, विकसित। और ये काष्ठीय होता है, बहुवर्षीय होता है और क्या होता है, लंबा होता है। काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबा, बिल्कुल सही है। चलिए, यहीं तक रहेगा, टाइम हो गया है, ठीक है, पक्का 50 मिनट चला है क्या? बिहार पुलिस के पहले नहीं खत्म होगा लग रहा है तुमको? वो तो मेरे हम पे डिपेंड है, कम रिवीजन करें खत्म हो जाएगा। खत्म होने, देखो खत्म होने का बाद देखो आज कितना रहता है वो बात मायने रखता है। मैं अच्छे से बता दें, टाइम नहीं आता, ठीक है, आपको एक